वेलकम टू लेस एस टी विद रजत। आज यहाँ पर मैं फिजिक्स से जितने भी टॉपिक आपके अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं वो सारा फिजिक्स का मैं सिलेबस पूरी तरीके से डिटेल सिलेबस आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है। वो सारे का सारा वीडियो या तो ऑडियो में आपको मिलेगा जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, या फिर मैंने एक इससे पहले जो वीडियो डाला है वो मैंने व्हाइट बोर्ड के साथ जो वीडियो डाला पढ़ा के आपको, वहाँ पर मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का यानी ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी इसका मैंने सिर्फ एक पार्ट डाला है। यानी कि इसके आगे वाला पार्ट जो भी आता है वो अभी आना बाकी है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे कमेंट आए कि सर पूरा फिजिक्स का सिलेबस बता दीजिए जो कि आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपका जितना भी सिलेबस होता है, ये सिलेबस जितना मैंने लिखा है ये सारा का सारा सिलेबस आपका स्टेट पीसीएस तक के लिए सफिशिएंट है। स्टेट पीसीएस तक के क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाते हैं। जब मैं इस सिलेबस को पूरा करा दूं, आप स्टेट पीसीएस तक के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा कराने वाला हूँ। जो भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जितना भी सिलेबस बता रहा हूँ पूरे वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर तो आप करते ही हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको सिलेबस क्या है, कितना पूछा गया है। वैसे आपको बता दूँ मैं, ये सिलेबस जितना है ये रेलवे, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, सबको कवर करेगा। एसएससी और लेखपाल और किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए ये सिलेबस आपका काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर हर चैप्टर का डेप्थ में जाके डिस्कशन हुआ, बेसिक लेवल से ले जाके मैं डिस्कशन फुल चैप्टर का कर दूंगा, चाहे वो कितना ही डेप्थ में रहे। आप क्वेश्चन साथ में साथ करते भी जाइएगा, और मैं कराऊंगा भी। हर चैप्टर को ख़त्म कराने के बाद मैं उसके सारे के सारे जितने प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं या जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एनसीईआरटी बुक से या जितनी भी अच्छी बुक है उससे जितना भी हो सकता है क्वेश्चन मैं सारा का सारा कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ सबसे पहले सिलेबस का, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का जो मैंने जहाँ तक छोड़ा है वो वीडियो भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये सारे के सारे मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा और प्ले लिस्ट में सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सिलेबस में सबसे पहले चैप्टर कौन से आपके दे रखे हैं और उनका पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। यहाँ पर पहला सिलेबस में दे रखा है यूनिट एंड डायमेंशंस। पहला जो है वो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, यूनिट एंड डायमेंशंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इकाई एवं विमाएँ। तो इकाई एवं विमाएँ में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि इकाई एवं विमाएँ में पढ़ना क्या है। तो इकाई में आपको जैसे पूछ लेता है कि विद्युत धारा की इकाई बता दीजिए, तो आप बता देंगे एम्पियर होती है। उसी प्रकार से आपसे पूछ लिया कि किलोग्राम किसकी इकाई है, तो आप बताएंगे द्रव्यमान की इकाई है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स की पूछ ली, आपसे किसी भी यूनिट में जो भी आपसे बनता है यूनिट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण का मात्रक क्या है, डेसिबल। आप किससे कोई भी भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, या एपिसेंटर क्या होता है, ये सारे के सारे आपको बताने पड़ेंगे। किसके अंतर्गत, यूनिट के अंदर सारे के सारे आपको बताने पड़ेंगे। दूसरा यहाँ पर डायमेंशंस, इकाई के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा। इकाई में आपने देखा हुआ जो आर साइड से वो थोड़ा कम समझते होंगे इस चीज़ को, लेकिन साइंस साइड वाला स्टूडेंट 12th में इस चीज़ को पढ़ के आया होगा। इसमें जैसे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि आप मुझे वेलोसिटी की यानी कि वेग की विमा बता दें, ठीक है, या आप त्वरण की विमा बता दें। त्वरण आपने पढ़ा रखा होगा, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए त्वरण के लिए क्या फॉर्मूला आता है, F=ma, ठीक है, ये पता हो तो इससे आप क्या करेंगे, आसानी से a यहाँ से निकाल लेंगे तो F/m बन जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली विमा प्राप्त कर सकते हैं। या आपको पता होना चाहिए कि जो त्वरण होता है ना, इसको लिखते कैसे हैं, क्या इकाई होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो सिंपल मीटर की क्या बनती है, एल बनती है, और सेकंड क्या बनती है, टी, और ऊपर जाएगा -2। इस प्रकार से आप बीमा निकाल लेंगे। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। यहाँ से बहुत सारी बीमा पूछी जाती हैं, और सबसे फेवरेट एक बीमा इसकी है जो आपकी कैपिटल जी की आपसे पूछ ली जाती है। बहुत सारे एग्जामों में कैपिटल जी की बीमा बहुत बार पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा। ये सारे का सारा आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ना है। फिर बता रहा हूँ, जितने भी मात्रक होते हैं, यूनिट जितनी भी दे रखी हैं आपकी, वो आपकी एसआई सिस्टम में 7 यूनिट दे रखी हैं। सातों के 7 यूनिट में से कोई से भी क्वेश्चन डाल देता है। उसके साथ में सीजीएस पद्धति में एमके सिस्टम में कौन सी यूनिट किस प्रकार से दे रखी हैं, जैसे आपको आर्ग्यू यूनिट पूछ लेगा, और अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछ ले तो जूल हो जाती है, और सीजीएस पद्धति में क्या हो जाती है, आर्ग्यू हो जाती है वर्क की। टॉर्क यूनिट पूछ लेगा, बीमा निकलवा सकता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जी की बीमा निकलवा सकता है। ये सारा का सारा आपको डिटेल में क्लास में पढ़ना है, यूनिट एंड डायमेंशन में। इसके बाद एक नया चैप्टर है जिसका नाम है मैकेनिक्स, और ये चैप्टर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में मैकेनिक्स यानी जिसको कहते हैं हम हिंदी में यांत्रिकी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी पत्थर को इस तरह से फेंक देता है, तो बताइए कि उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करानी हो, मैक्सिमम परास चाहिए, रेंज चाहिए, तो उसका एंगल का जो एंगल हो वो कितना होना चाहिए, ठीक है। या आपसे सिंपल तरीके से पूछ देगा कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, वो गेंद ऊपर की तरफ छालता है, तो बताइए ट्रेन अगर वायु में छाल रहा है तो ट्रेन चलने के साथ साथ वो गेंद कहाँ पर गिरने वाली है, आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, या हाथ में गिरेगी, ठीक है। तो अब वो ऊपर की तरफ जो उछालेगा, तो अगर एयर प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, वो बॉल एयर के कांटेक्ट में आएगी और वो क्या होगी, उसके पीछे गिरेगी। अब ऐसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर क्वेश्चन कि 2 पत्थर लिए, 2 पत्थर हैं, एक हल्का है एक भारी है, एक कागज़ मान लीजिएगा, दूसरी आपको ये एक बॉल मान लीजिएगा। दोनों को क्या करें, सेम ऊंचाई से अगर हम नीचे की तरफ गिरा दें, तो बताएंगे कौन सी बॉल पृथ्वी पर सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो एक आप क्या मन लगाते हैं, आप सोचते हैं जो भारी है ना वो तेज जाएगी। ध्यान रखिएगा, भारी वाली जो वस्तु है ना, वो अगर एयर प्रेजेंट है, ध्यान से सुने फिर से, अगर एयर प्रेजेंट है तो भारी वाली वस्तु जमीन पर जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर निर्वात है तो दोनों के दोनों वस्तुएं, चाहे हल्की हो या भारी हो, दोनों के दोनों साथ में ही जमीन पर आएंगी। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अगर दो गेंदें डालेगी ऊपर से नीचे की तरफ, और गेंद गिरने के बाद उनका पूछा जाए सबसे ज़्यादा वेग किस स्थान पर होगा, यानी कि स्पीड जो होने वाली है, या वेग यानी कि वेलोसिटी, थोड़ा बता दूँ यहाँ पर, वेलोसिटी इसको आप हिंदी में वेग कहते हैं, और दूसरा स्पीड जिसको आप हिंदी में चाल कहते हैं। देखिए, वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो वेलोसिटी होती है वो सदिश मात्रक है। कैसा मात्रक है, सदिश मात्रक है, यानी वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो सिंपल यहाँ से ही पूछता है कि बताइएगा, जब वस्तुएं नीचे की तरफ गिराई जा रही है तो बताइए कहाँ पर इन वस्तुओं की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर होगी, जब वो पृथ्वी से टकराने वाली हो। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सिंपल तरीके से। इसमें मैकेनिक्स में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। मैकेनिक्स में और भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिएगा संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित, ठीक है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण। न्यूटन लॉ तो आपने सुने ही होंगे। न्यूटन लॉ जो होते हैं वो कहता है कि अगर किसी पत्थर को, अगर मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उस पर अगर मैं लात मार दूँ तो क्या वो पत्थर क्यों नहीं खिसकता है, या उस पत्थर से हमें चोट क्यों लगती है, या किसी वस्तु पे कोई मान लीजिए ये मारकर रखा हुआ है, इसका जड़त्व जो है ना, वो जड़त्व कहाँ पर कार्य करता है, और अगर इस पर मैं फोर्स मारता हूँ तो ये क्यों आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। इस टाइप से यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी होते हैं। और स्पेशली इस चैप्टर में न्यूटन के जो लॉ है, न्यूटन के जो नियम है, उसमें 3 इक्वेशन सुनी होगी आपने। तो पहली इक्वेशन सुनी होगी v बराबर u प्लस at, ठीक है। यहाँ पर v जो है ना
क्या है, अंतिम वेग बोलते हैं जिसे, फाइनल स्पीड यू होती है, यू क्या है, इनिशियल स्पीड या प्रारंभिक चाल, ए क्या है, त्वरण होता है यानी एक्सेलरेशन, टी क्या होता है जानते हैं आप, टाइम होता है। दूसरी इक्वेशन है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या यहाँ पर एक ही जगह पे जब कोई वस्तु, देखिए लीनियर मोशन जब भी होता है ना, जब भी लीनियर मोशन होता है ना, तो उस समय हमेशा ये वाली जितनी भी न्यूटन की मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ये काम आने वाली है, ठीक है। अब लीनियर मोशन हो रहा है और वस्तु पृथ्वी के साथ यानी पृथ्वी की सतह पर चिपक के चल रही है, तो हमेशा वहाँ पर ए होगा यानी त्वरण होगा, ठीक है। लेकिन अगर वस्तु जब ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है तो सिंपल एक ही जगह पे आप क्या लिख देते हैं, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही अंतर आता है। और जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये तो आपने सुनी होगी। तो ये यहाँ पर क्या होता है, देखिए एस डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं। देखिए दूरी और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कवर करता है फर्स्ट वाले पॉइंट जहाँ से वो चला है और अंतिम वाला पॉइंट। सिंपल अगर तरीके से मैं आपको पूछूं कि इसमें कोई व्यक्ति, इस सर्कल में कोई व्यक्ति यहाँ से चला है, ठीक है, अब मान के लीजिएगा वो यहाँ इस ए पॉइंट से चला और वापस वो ए पॉइंट पे आ गया, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए यहाँ पर उस व्यक्ति द्वारा चला हुआ कुल डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा इस केस में विस्थापन मैंने क्या बताया, प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट की जो बीच की जो भी दूरी तय की होती है, जितना भी वो चला होता है वो फाइनल रिजल्ट आता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा उसका 0, क्यों होगा, क्योंकि उसने जहाँ से भी गया वो और वापस कहाँ पे आ गया, वहीं पे आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला 0। लेकिन उसके द्वारा दूरी जो भी कवर की गई होगी वो कितनी होगी, क्योंकि सर्कल का आप जानते हैं सर्कल का वो क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। सर्कल का आपने सुन रखा होगा जो परिध होती है वो क्या होती है 2πr होती है, और 2πr से जो भी रेडियस जितनी भी दे रखी होगी उस हिसाब से चल जाएगा सिंपल तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट और दूरी में भी अंतर होता है। तो यहाँ पर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो ये तो मैंने बता दिया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक इक्वेशन और दे रखी होती है, कौन सी इक्वेशन है उसको बता देता हूँ मैं। कौन सी इक्वेशन थी पहले, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और जी टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन और होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पर 2as ये 3 इक्वेशन दे रखी होती है और इन तीनों इक्वेशन पर आपको मोस्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकली पूछा जाता है। अगर ये न्यूमेरिकल जो आपसे बनेगा ना मैकेनिक्स के अंदर, तो वो इन्हीं जितने भी यूनिट्स जो भी आपको फॉर्मूला दे रखे हैं इससे बनेगा। तो मैंने बताया मैकेनिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा अभी तक ना तो पूछे गए हैं ना ही क्वेश्चन बन सकता है। बनाने के लिए तो वो अगर इंजीनियरिंग को यूज कर दे तो और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन वो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड ज़्यादा अप लेवल तक नहीं ले जाता है, तो आपको इतनी लेवल सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तरीके की मैंने बात कर ली। अब एक नया चैप्टर आता है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण, इसको कहते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन क्या बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं, 2 को तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण से सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला दे रखा है। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है ये आपने 12th में पढ़ा होगा। ये कैसे बोला जाता है, ये दो अलग अलग रखे हुए हैं m1 m2, इसके बीच की डिस्टेंस r है और लगने वाला बीच में फोर्स लगने वाला जो है ना F है। तो ये बताता है इसके द्रव्यमान के यानी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके बीच की डिस्टेंस होता है उसकी स्क्वायर के आपका क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिंपल। और ये जी कांस्टेंट यहाँ पर बीच में आ जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है
बन सकता है यहाँ पर कोई भी अगर दे दे, कोई भी एक मास दे दे, दूसरा और एफ की वैल्यू दे दे और आर की वैल्यू दे दे, तो m2 यानी कैलकुलेट करा सकता है। जी की वैल्यू तो आप जानते हैं, ठीक है। तो जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, ध्यान रखिएगा। इस वाले जी में ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ठीक है। तो इसमें अंतर होता है। तो यहाँ पर एफ दे दे, जी की वैल्यू आपको मिल रही होती है, याद होनी चाहिए। m1 की वैल्यू दे दे, आर की वैल्यू दे दे, m2 आपको कैलकुलेट करा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर पूछ सकता है कभी कभी कि अगर ये सारे के सारे वैल्यू दे रखी है, आपसे ये पूछेगा यहाँ पर कि अगर मैंने डिस्टेंस को दुगना कर दिया, तिगुना कर दिया, चौगुना कर दिया, तो बताइए f जो है ना वो कितने गुना हो जाएगा। यहाँ से ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, वो बनता रहा है। अगला देखिए, अगला आपसे क्या पूछता है गुरुत्वाकर्षण में ही, देखिए अगला बनता है यहाँ पर, जिससे ये पूछते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से वस्तु का वजन। वस्तु का वजन अगर कोई व्यक्ति है, पूछ दे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, और अगर ये व्यक्ति इसको मैं मून पर ले जाऊँ तो क्या इफेक्ट पड़ गया उसके वजन में, ठीक है। यानी कि आपको पता है यहाँ पर अगर जी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, G/6 हो जाएगा। उसका जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना थोड़ा बहुत कम होता है, G/6 हो जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, अच्छे डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे, और मैं डिस्कस इन सारे क्वेश्चनों को करूँगा। दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ सुना होगा, लिफ्ट का सुना होगा, लिफ्ट का कंसेप्ट जो आपकी लिफ्ट है, यानी कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में बैठा हुआ है तो ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है, तो बताइए उसको कैसा महसूस होगा, अपना वजन कम महसूस होगा या ज़्यादा महसूस होगा। ये सारे क्वेश्चन लिफ्ट का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो यहीं पर डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें गुरुत्वाकर्षण में ही। उसके बाद आपने एक चीज़ और सुनी होगी, स्प्रिंग के कंसेप्ट। या तो स्प्रिंग का कंसेप्ट आप पदार्थ के गुणधर्म में कर लीजिएगा, या वहाँ पर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा यहाँ पर कि आप पढ़ते हैं, ये आपका कोई भी इक्वेटर है, ये इक्वेटर है और ये आपका पोल है। तो आपसे पूछेगा अगर यहाँ पर आप खड़े हैं और आप पोल की तरफ जा रहे हैं तो बताइएगा जी की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है आपको सबसे ज़्यादा वजन कहाँ पर महसूस होगा, पोल पे होगा या इक्वेटर पे होगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछते रहे भी हैं। तो गुरुत्वाकर्षण में इतना बता दिया मैंने, और भी जो भी क्वेश्चन होंगे आपको पता चल जाएगा, डिटेल से कराऊंगा ये चैप्टर नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पदार्थ के गुणधर्म के बारे में पूछा गया है। पदार्थ का अगर गुणधर्म चैप्टर है ना, इसमें आप समझ लीजिएगा जितनी भी केमिस्ट्री आपकी है, केमिस्ट्री को यूज करते हुए यहाँ पर बहुत सारा डिटेल से सिलेबस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है। जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी दे रखी होती हैं वो सारी के सारे पदार्थ की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा वर्ड प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। अब देखो प्रत्यास्थता आपने सुना होगा कि जैसे किसी कोई भी रबड़ है, रबड़ को हम आसानी से तरीके से दबा देते हैं, ठीक है। और अगर मैं स्प्रिंग को दबाना चाहूँ तो वो क्यों नहीं आसानी तरीके से दबती है। तो एक कम प्रत्यास्थ है, एक अधिक प्रत्यास्थ है। दूसरी चीज़, अगर मैं किसी गुब्बारे में हवा भरता हूँ तो वो वापस उसी पोजीशन में छोड़ दूँ, मैं बल लगा के वापस छोड़ दूँ तो वो उसी पोजीशन में आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है। जबकि अगर मैं सिंपल तरीके से कोई भी गीली मिट्टी लूँ, उसको इस तरह से फेंक दूँ तो उस पोजीशन में नहीं आ पाती जो पहले की से होती है। तो ये आपको पदार्थ के गुणधर्म में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। स्प्रिंग का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, स्प्रिंग F=-kx, ठीक है। ये के क्यों आया, क्योंकि आप इसके दबा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो स्टेप का जो होता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर के आता है, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है। तो ये फॉर्मूले से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आपको हुक्स लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा 12th में। हुक्स लॉ क्या कहता है,
स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, यानी कि प्रतिबल जो होता है ना वो विकृति के सदैव समानुपाती होता है। यानी कि हुक्स लॉ आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, इलास्टिसिटी वाली वस्तुओं पर यूज होता है। और आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ना पड़ेगा आपको डक्टाइल ऑर्बिटल मटेरियल का। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, ऑर्बिटल मटेरियल क्या होता है, जिन्हें भंगर बोल दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दूं मैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं माइल्ड स्टील, और यहाँ पर कोई ब्रिटल मटेरियल आप ले लीजिएगा, कैसे कांच ले लीजिएगा, तो वो यहाँ पर पूछ सकता है कि डक्टाइल मटेरियल में ग्राफ कैसा बनता है। जैसे आपको ग्राफ पूछ लिया जाता है, ग्राफ फेलियर कहाँ पर होता है, ये सारे का सारा ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और वैसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शॉक एब्जॉर्बर। आपने शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, आपने शॉक एब्जॉर्बर का नाम सुना होगा। सबसे बड़ा क्या है, शॉक एब्जॉर्बर को आप कहते क्या है, शॉकर बोल देते हैं, वो गलत है, उसको बोला जाता है शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो शॉक एब्जॉर्बर किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो कैसे होने चाहिए, यानी कि वो भंगुर मेटल के होने चाहिए, डक्टाइल मटेरियल के होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, वो हमेशा मेटल के लिए बनाए जाते हैं। अगर मेटल मटेरियल है तो सिंपल तरीके से वो क्या करेगा, जितनी भी उसके बाद एनर्जी आएगी ना, उसका वो लॉस क्या करेगा, कम करेगा। मेटल मटेरियल है तो उसका लॉस कम करेगा, खुद टूट जाएगा, अंदर बैठा हुआ व्यक्ति को नहीं टूटने देगा। आपसे पूछ लिया जाता है स्टील के क्यों बनाए जाते हैं शॉक एब्जॉर्बर, तो ये सारा कंसेप्ट आपका यहाँ पर चलने वाला है, किसमें, डक्टाइल और ब्रिटल शॉक एब्जॉर्बर में, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, जैसे एयर वैक्स बोला जाता है। एयर वैक्स का कंसेप्ट भी यहीं से आया हुआ है। जैसे फोर्स की गाड़ी आपको बेटर बताई जाती है कंपेयर टू अदर गाड़ियों के, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, फोर्स की गाड़ी में एयर वैक्स काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा प्रैक्टिकल में बताया गया है, दिखाया भी गया है। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई गाड़ी महंगी है तो उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज किया गया होता है। एसी आपका हर गाड़ी में मिलता है, आप चाहे डिजायर खरीदिएगा, चाहे आप रेंज रोवर खरीदिएगा, चाहे जगुआर खरीदिएगा, चाहे मर्सिडीज खरीदिएगा। अगर एसी समय मिलता है तो आपको जगुआर खरीदने की ज़रूरत है, उसमें क्या फंक्शन होते हैं। दूसरी चीज़, आपको लाइट समय मिलती है, स्टीयरिंग समय मिलता है, व्हील पे बैठने के लिए आप व्हील जो होते हैं ना समय लगे होते हैं। तो फिर इन गाड़ियों की कीमत क्यों ज़्यादा है, क्या कारण है। तो अगर उन चीज़ों को आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो ध्यान रखिएगा, वो सारी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चला जाऊँगा। इंजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंजन 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताऊँगा। मैं डिटेल से नहीं बताऊँगा, जितना भी फंक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा का सारा मैं यहाँ पर बता दूँगा स्टेट पीसीएस तक के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल में क्या होता है, एक में C10 नंबर होता है और एक में ऑक्टेन नंबर होता है। पेट्रोल में आपका ऑक्टेन नंबर होता है, डीजल में आपका C10 नंबर होता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन यहाँ पर पदार्थ से गुणधर्म से आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पदार्थ के गुणधर्म से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है, यानी कि श्यानता क्या होती है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है। विस्कोसिटी को आपने सुना होगा, जो द्रवों के बहने का विरोध करे, ठीक है, दैट अपोज द फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपका विस्कोसिटी कहलाती है, यानी श्यानता कहलाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि एक हाथ में लीजिएगा आप शहद की बोतल और एक हाथ में लीजिएगा पानी। मैं बोलूँ दोनों को खाली कर दीजिएगा आप, तो शहद की बोतल को आप जिस तरह से उलट देंगे, पानी की बोतल को इस तरह से उलट देंगे, तो शहद की बोतल काफ़ी देर में खाली होगी, जबकि आपकी पानी की बोतल जल्दी खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसकी विस्कोसिटी कम है। ये विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा जो है वो किस तरह से, क्या प्रॉपर्टी और साथ में लेके आती है, इस चीज़ का डिस्कशन मैं यहीं पे करने वाला हूँ पदार्थ के कंसेप्ट में, ठीक है। एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा वहाँ पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत सुना होगा आपने, प्लेबन के नियम सुने होंगे, पास्कल लॉ सुना होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत सुने होंगे, ठीक है। बर्नौली प्रमेय सुनी होगी, ठीक है, छतों का उड़ जाना, ये बर्नौली प्रमेय पे आधारित है। और आपने स्प्रे करते हैं आप इस तरह से, होली दिवाली में यूज करते हैं ना, वो स्प्रे भी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो स्प्रे भी आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है।
पास्कल पे जो आपने सुना होगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्यों यूज की जाती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स पहले यूज की जाती थी अलग ब्रेक्स, अब हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होती हैं। वो किस सिद्धांत पर आधारित हैं, तो पास्कल सिद्धांत पर आधारित हैं। तो पास्कल सिद्धांत बेसिकली यूज कैसे होता है कैसे होता है। आपने सुबह सुना होगा कि जब ट्रक स्टार्ट करते हैं, ट्रक ड्राइवर जब ट्रक स्टार्ट करता है तो बार बार ट्रक को आगे बढ़ाता है, ब्रेक लगाता है, फिर आगे बढ़ाता है, ब्रेक लगाता है। ऐसा क्यों करता है? आपने सुना होगा, अगर आप टीवी देखते हैं तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो आप अगर ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे मान लीजिएगा आप हिल स्टेशन पे गए, हिल स्टेशन पे जाने पे होता क्या है, आपका जो गाड़ी है ना उसमें ऑयल जम जाता है। ऑयल जम जाता है, वो क्यों जम जाता है इसी में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जिसको मैं पढ़ाऊँगा। कैपिलरी एक्शन, जैसे आपने सुना होगा कि इसका तो अगर मैं कोई इस तरह से किसी भी इंक को मैं डाल दूँ वो फैल क्यों जाती है, ठीक है। मैं मोमबत्ती जो है ना, जिसको आप बोलते हैं तेल, मिट्टी के तेल में कोई बाती डाल दूँ तो वो क्यों जलती रहती है। ऊपर की तरफ पदार्थ पौधों के विभिन्न जड़ों तक, देखिए 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं कि पदार्थ कोई पौधा है, पौधे पे होगा क्या, पौधे के विभिन्न स्थानों पर जल का संचरण कौन करता है, वो जाइलम करता है। और वो किस तरह से करता है, मेन पॉइंट क्या है कि इसका तो खनिजों का संचरण कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो ये जो कर रहे हैं ना फंक्शन, इसमें प्रयोग क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका कैपिलरी एक्शन लग रहा है। जो आधारभूत संरचना है वो कैपिलरी एक्शन से ही है। तो यहाँ पर ये भी सारे आपसे गुणधर्म में पूछा भी गया है। चलिए, इस चैप्टर को मैंने डिस्कस बता दिया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर को मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, एक लेक्चर आपको